Once a legend says, you can't control peace, but you can control an enemy you create. Terror is not an ideology, it's an industry. Because a world without enemies is a world where people start questioning the system. If the war ends, so does their power. Divide and rule syndicates, arms dealers, private militaries, oil giants, intelligence agencies. They don't need peace, they need chaos. और जब भी तुम सोचते हो कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तभी Please ask for help. You okay? You need a water, sir? मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मारी। 4-5 हज़ार होंगे। बच्चे भी थे छोटे-छोटे। A well-planned, targeted operation, possibly the deadliest attack on civilians in recent years in India. मैंने उससे बोला मुझे पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पास पहलगाम के बेसन वैली में एक घातक टेररिस्ट अटैक हुआ। 5 से 6 मिलिटेंट्स ने सिविलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 26 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आई विटनेसेस का कहना था कि अटैकर्स ने पहले लोगों के आईडी कार्ड्स चेक किए और फिर नॉन लोकल और नॉन मुस्लिम टूरिस्ट को स्पेसिफिकली टारगेट किया। चौंका देने वाली बात तो ये है कि 5 से 6 मिलिटेंट्स का विद AK-4 कंबाइंड वेपन लेकर एक ऐसे रीजन के अंदर आना जो दुनिया के सबसे हाईली मिलिटराइज जोन में से एक है, जहां एक छोटे से रीजन के अंदर इंडियन आर्मी, CRPF, BSF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, SOG, NSG के अराउंड 5 लाख से ज़्यादा जवान एक्टिव ड्यूटी पर थे, और फिर एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचना और 30 मिनट तक शांति से आइडेंटिटी बेस्ड ब्रूटल टारगेटेड किलिंग करना और फिर वॉक करते हुए गायब हो जाना, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल पैटर्न था। अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया भर गया, हर तरफ रिएक्शन और आउटरीच दिखने लगे, और यही तो वो चाहते थे। अटैक के तुरंत बाद द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली। द रेजिस्टेंट फ्रंट एक मिलिटेंट ग्रुप है जो 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद लश्कर तैयबा और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के पुराने मेंबर से मिलकर बनाया गया था। इसका करंट ऑपरेशनल कमांडर बासित अहमद दार है। TRF को डायरेक्टली लश्कर तैयबा से इंस्ट्रक्शन और फंडिंग मिलती हैं। TRF ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि उनका पर्पस ऑफ द अटैक कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस के अगेंस्ट एक्शन लेना था। उन्होंने बोला कि 85,000 से ज़्यादा नॉन लोकल को डोमिसाइल्स दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पर पहलगाम अटैक की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हुए इंडस वाटर ट्रीटी डिमोलिश कर दी, पाकिस्तानी वीज़ाज कैंसिल कर दिए, अतारी बॉर्डर बंद कर दिया फॉर ट्रेड एंड मूवमेंट, दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के स्टाफ को 51 से 30 तक रिड्यूस कर दिया। पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई करते हुए 1972 में हुए शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया, इंडियन वीज़ाज कैंसिल कर दिए, इंडिया के साथ सारी ट्रेड्स कैंसिल कर दी और वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया, अपनी एयर स्पेस को इंडियन फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दिया, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी के स्टाफ को 30 तक रिड्यूस कर दिया। लेकिन ये सब करके असल मामले पर पर्दा डाला जा रहा था। साइकोलॉजी में इस टैक्टिक को प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन कहते हैं। इसलिए हम वापस पहलगाम अटैक साइट पर चलते हैं। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे, तो क्या पाकिस्तान से पहलगाम तक का रास्ता गार्डन वॉक था? क्या LOC की सिक्योरिटी इतनी वीक थी, या कुछ अंदर के रास्ते हैं जो बताए नहीं जा रहे? 2000 टूरिस्ट थे वहाँ, लेकिन एक भी सिक्योरिटी पर्सन नहीं था। ये कुछ पुलवामा से मिलता मिलता सा क्यों लग रहा है? वहाँ चेक पोस्ट, यहाँ सिक्योरिटी। 1:50 पर पहलगाम में अटैक हुआ और 2:20 पर टेररिस्ट अपना काम करके वहाँ से निकल गए। फिर 10 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर दूर पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR कैसे फाइल हो गई? CM मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले एक स्पीच दी थी। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, RBI के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री
आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? पीएम मोदी की सरकार को कश्मीर में फोर्सेस और फुल कंट्रोल के साथ काम करते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। आर्टिकल 370 हटाकर भी 5 साल बीत गए। तो इतनी मिलिट्री पावर और टफ पॉलिसीज के बाद भी अब तक वहां पूरी शांति क्यों नहीं आ पाई? मैं आपको इस पर मनोज बाजपेयी की 2018 में आई IRE मूवी का एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। पुलवामा को हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भाजपा से कुछ सवालों के जवाब तक नहीं दिए गए। जैसे पुलवामा में यूज हुआ एक्सप्लोसिव RDX प्लस अम्यूनो नाइट्रेट का मिक्स था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 80 किलो मटेरियल यूज हुआ था, लेकिन NIA की 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इतना RDX आया कहाँ से। जो अटैक हुआ उसमें क्लियरली व्हीकल ड्राइवर आदिल अहमद दार को ये पता था कि CRPF का कॉन्वॉय किस टाइम और किस रूट से गुजरेगा, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी नहीं बताया गया कि उसे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, चेक पोस्ट क्यों हटाई गई थी। इस पर भी कोई क्लियर गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन फॉर्मर JK गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि कई सिक्योरिटी लैब्स हुए थे, जिनमें से ये भी इंक्लूडेड हो सकता है। फिर से जांच कराई जाए, चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था। प्लेन देने से क्यों मना किया गया? क्योंकि बाय रोड ट्रैवल रिस्की था और इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी बाय रोड ट्रैवल नहीं करता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लेन देने से इनकार कर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अटैक के बाद जब उन्होंने PM मोदी को बताने की कोशिश की कि अटैक में सिक्योरिटी फेलियर भी थे, तो उन्हें कहा गया कि इस बात पर पब्लिकली कुछ मत बोलना। वो कहते हैं कि उनसे कहा गया तुम चुप रहो, सारा दोष पाकिस्तान पर डाल दो। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। चलो छोड़ो, मैं गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ता। पहलगाम अटैक पर आते हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की, आइडेंटिटी बेस्ड ब्रूटल टारगेटेड किलिंग करना और फिर वॉक करते हुए गायब हो जाना, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल पैटर्न था। इस अटैक का पैटर्न काफ़ी अनयूजुअल था। टेररिस्ट का बिना फेस कवर किए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करना, जिसमें क्लियरली आइडेंटिटी बेस्ड किलिंग हुई। ये वही मेथड है जो कुछ महीने पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में यूज़ हुआ था, जहां BLA के मिलिटेंट्स ने बस रोककर ID कार्ड चेक किए और 7 पंजाबी रेजिडेंट्स को बस से नीचे उतारकर गोलियां मार दी थी। वहां भी मकसद क्लियर था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थ्रू फेयर एंड डिवीजन। इस बार कश्मीर में भी वही टेम्पलेट रिपीट हुआ। टेररिस्ट ने मंजूनाथ की वाइफ पल्लवी को ये तो बोल दिया कि जाकर मोदी को बोलो, लेकिन ये लाइन खुद ही एक साइकोलॉजिकल इंडक्शन स्ट्रैटेजी का पार्ट लगती है। हमले की टाइमिंग भी बहुत क्वेश्चन खड़े करती है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का कुछ दिन पहले कश्मीर पर स्टेटमेंट देना, टेररिस्ट का सब कुछ कर कराकर भूत बन जाना, बिहार में इलेक्शंस का होना, गवर्नमेंट का सिचुएशन को देखते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब होना, अटैक का हाईली सिंबॉलिक और ब्रूटल होना, मीडिया और BJP का मिक्स रिएक्शन, मीडिया का इमीडिएट पाकिस्तान का नाम लेकर अटैक को कम्युनल एंगल देना, एक रेडीमेड स्क्रिप्ट जैसा लगता है जिसमें पब्लिक इमोशंस को मैनिपुलेट करके हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को फ्यूल किया गया। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, जिसका पर्पस था देश में फियर और एंगर का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पब्लिक के इमोशन को चार्ज करना, इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक कंसोलिडेट करना, जनता का ध्यान इस मामले की तरफ आकर्षित करके बाकी सब पे पर्दा डालना, ताकि देश की जनता सरकार और डिक्टेटरशिप के ऊपर सवाल ना उठा सके, उन्हें जालिम ना कहे, उन्हें अपना रक्षक माने। इन दोनों देशों में से विक्टिम कौन है? जवाब है कोई भी नहीं। विक्टिम है आम जनता जो मैनिपुलेशन का शिकार हो रही है। BJP ने जो भी स्टेप लिए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान को ही डैमेज किया हो। इंडस वाटर ट्रीटी डिमोलिश करना, वो कई नल तो नहीं है जो आपने घुमाई और पानी रुक गया। कई साल लग जाते हैं फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और जनता ये भी अच्छे से जानती है कि जो फंडिंग डैम के नाम पर ली जाएगी वो कहाँ जाएगी। और इंडस वाटर ट्रीटी में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई एक पार्टी इस एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती। ये तभी ख़त्म होगा जब दोनों पक्ष मिलकर इसे ख़त्म करना चाहेंगे। मीन्स पाकिस्तान इस पर इंटरनेशनल केस करने का राइट रखता है। इससे गवर्नमेंट का जो सपना है वीटो पावर बनने का, उसके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। बॉर्डर बंद करने से भी इंडिया का ही नुकसान हुआ है। पाक इंडिया बॉर्डर से हर साल इंडिया लगभग 40 बिलियन इंडियन रुपीज़ की ट्रेड करता है, और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के लिए भी यही रूट यूज़ करता है।
रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया। रिजल्ट्स इंटरनेशनल फ़्लाइट रेट 12% तक बढ़ गए क्योंकि अब उन्हें घूम कर जाना पड़ेगा। टाइम प्लस मिलियंस ऑफ डॉलर लॉस। लेकिन इस पूरे इंडिया पाकिस्तान के झगड़े का सबसे बड़ा नुकसान जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को होगा। 1947 से लेकर आज तक इस पूरे रीजन में लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 8,000 से ज़्यादा लोग गायब हुए, जिनकी आज तक कोई सूचना नहीं मिली। और जब मुद्दा एट्रोसिटीज़ का आता है तो कोई भी देशद्रोही कहे जाने से बात ही नहीं करता, जिसमें इंडियन आर्मी के ऊपर कश्मीरी औरतों के साथ ब्रूटल रेप करने के कई केसेस हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ कश्मीर वैली में 10,000 से ज़्यादा सेक्शुअल वायलेंस के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन आज तक किसी एक को भी इंसाफ नहीं मिला। जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सब रिपोर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ भी एक्टिविस्ट और माइनॉरिटीज़ के साथ रेप, टॉर्चर और इनलीगल डिटेंशन की कई रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट वॉचेस देती आई हैं। और जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती हैं, सबसे पहला नुकसान कश्मीरी लोगों की रोज़ी रोटी और शांति पर होता है। हर छोटी बात पर कर्फ्यू, स्कूल बंद, मार्केट बंद और घर के अंदर बंद जिंदगी। कश्मीरियों का हर दिन इसी डर के साथ शुरू होता है कि पता नहीं आज किसके किए का भुगतना पड़ेगा। आज कश्मीर एक ऐसी भूमि का टुकड़ा बन गया है जिसके लिए दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन उस टुकड़े पर जीने वाले लोगों की खुशी, उनका फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी सब कुछ तबाह हो गया है। ये जंग ना अब इंसाफ के लिए है ना आज़ादी के लिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स और ईगो की जंग बन गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए ये एक्सेप्ट किया कि वो टेररिज्म को ठिकाना देते आए हैं। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including. तुम्हें क्या लगता है ये यूएस और बाकी कंट्रीज इंडिया क्यों आ रही हैं? क्यों ये पाकिस्तान का भी पक्ष ले रही हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मुंह बंद नहीं हो पा रहा। अब पपेट मास्टर्स को डर है कि कहीं उनका भांडा भी ना फूट जाए। टेररिज्म एक इंडस्ट्री है जिसे सब मिलकर अपने फ़ायदे के लिए चलाते हैं और फिर खुद ही कुछ लोगों को मारकर मामले को दबा देते हैं। इस बात को समझो कि तुम हिंदू, मुस्लिम, जात पात, रंग रूप से पहले इंसान हो। सबके लिए एक जैसी आवाज़ उठाओ। नहीं उठा सकते तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि तुम जो आज करोगे वही कर्मा तुम्हें एक दिन वापस भी देगा। कोई भी माँ के पेट से बुरा बन के नहीं आता। यही लोग उन्हें मैनिपुलेट कर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और फिर काम हो जाने के बाद उन्हें बलि का बकरा बना देते हैं। उन लोगों का कुछ नहीं जाना, जाएगा तो बस तुम्हारा जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ के अंदर गीदड़ भी खुद को शेर समझकर शिकार हो जाता है। तुम्हारा धर्म और जाति तुम अपने अंदर सुरक्षित रखो, उसे कोई खतरा नहीं। अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और देखो इस भीड़ और शोर के पीछे क्या हो रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।